जय हिंद दोस्तों। तो भाई फिर से आपका स्वागत है फोकस स्टडी विद अभी पे। तो ये जो हमारा सिलेक्शन वाली सीरीज़ है ना, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक एक सीरीज़ को, एक एक प्रैक्टिस सेट को बड़े ही ध्यान से देखना भाई, ठीक है। और देखो ये जो टी शर्ट हम पहन के आए हैं ना, ये एक ही ठो नहीं है, दो ठो लिए हैं। 149 रुपये, 149 रुपये पे कपड़ा लत्ता पे हम खर्च नहीं करते हैं। काहे कि बदन ढकने से मतलब है, दिखाना किसी को नहीं है। क्या करोगे दिखा के, है कि नहीं। दुनिया दिखावा का है, लेकिन आप जितना नॉर्मल रहिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब कोई ऑडी पे घूम रहा है तो हम देख के बोलेंगे सर तो ऑडी पे घूम रहा है, कैसे होगा। तो भाई अपने पास औकात होगा तो आएगा, नहीं औकात होगा तो मोटरसाइकिल और साइकिल काफ़ी है कि नहीं। खाना तो चावल रोटी ही है। अब बात रहा चाह का, तो भाई कहावत है जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए। आप लोग को जॉब चाहिए झारखंड सचिवालय में, यार इतना अच्छा नौकरी है, इतना लुक्रेटिव जॉब है कि क्या बताएं। और अभी शादी ब्याह का सीज़न भी है, लगे हाथ अगर कहीं हो गया तब तो फिर बल्ले बल्ले होगा, है कि नहीं। तो देखिए स्वागत हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोकस स्टडी विद अभी ऐप है। अभिषेक सर जो हमारे मेंटोर हैं, अभिषेक सर, फोकस स्टडी विद अभिषेक से अभी लिया गया है, तो भाई वो हमारे मेंटोर हैं। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस पर हमारी कोर्स है 299 का, मैथ का कंप्लीट, अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट है। अर्थमेटिक अभी चल रहा है, उसमें भी टाइम एंड वर्क आपका चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। आप चाहे तो बैच को परचेज कर सकते हैं। झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम होगा ना वनडे, सब में भिड़ेगा सवाल, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, कोई भी एग्ज़ाम आएगा। अगर उसमें मैथ के 20, 25, 30 सवाल हैं तो ये तगड़ा वाला चीज़ है, ठीक है। और दोनों भाषाओं में है, अर्थमेटिक और एडवांस है। बेसिक प्लस ट्रिकी लेवल का सवाल है इसमें। बेसिक एकदम ठूस के बताते हैं हम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में, और हमेशा पूरा सवालों के बीच में आपको बेसिक प्लस सबसे बड़ा बात कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है लॉजिकली। आप अभी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर क्या रहे हैं कि सवाल को लॉजिक वे में हम कितना तरीका से तोड़ सकते हो, कितना जल्दी, और सही गलत नहीं, सही तरीका से, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी है। आपको सारा का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुनते नहीं हैं। वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त यार को बताइए कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे बढ़ेगा मेरा चैनल जो आपके लिए रात दिन इतना मेहनत किया जा रहा है। अभिषेक सर अभी आप लोग के लिए साइंस में कुछ लेके आने वाले हैं, आगे आपके लिए झारखंड में भी कुछ आने वाला है। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इसीलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स आप पढ़ लीजिए, और बहुत कुछ आने वाला है। धीरे धीरे एक के बाद एक काम होता है, एक ही बार सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर सिलेक्शन वाली सीरीज़ में, और एक एक सवाल को देखिएगा। आज का सवाल आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। हर एक दिन आपको हम नया तरीका का, जो जिस टाइप का सेट बन सकता है, एक्सपेक्टेड प्लस आपके अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जिस भी तरीका का आ सकता है, हर एक तरीका को हम सजा रहे हैं। और आगे आने वाला समय में भी आपको इसी तरीका का चीज़ मिलते रहेगा। हाँ, अभी एकदम कठिन से कठिन सेट आपको नहीं मिला है, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। थोड़ा आपको ट्रैक पे ले आए, उसके बाद हम लोग इस तरीका से तोड़ेंगे कि मान लीजिए कि अगर पूरा का पूरा मैथ्स टफ आ गया, तब कैसे तोड़ेंगे इस चीज़। अगर पूरा का पूरा मैथ एकदम हलवा आ गया, तब कहीं अकबक्की में 10 सवाल 4 सवाल गलती ना हो जाए कि भैया बहुत आसान है, तब कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे। हर एक बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक ही दिन संभव नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट है कि भाई लोग कि आप जो है पूरा मैथ बताइए, मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा, कोई भी सेट में 15 सवाल, 17 सवाल, 18 सवाल, 19 सवाल होता है। और ये थोड़ा सा डर लगता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक डर बना रहता है, ठीक है। तो इस डर का कोई ख़ास कारण है नहीं। वैसे आपको 20 में 20 क्वेश्चन चाहिए, एकदम 20 में 20 सवाल चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। एक आध सवाल इधर उधर होता है, ठीक। भाई शुरुआत होती है अपनी सिलेक्शन वाली सीरीज़ की
बड़ा ही बढ़िया सा प्यारा सा सवाल से, और इस सवाल को आप जब देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका आंसर मार देंगे आंकड़े अधूरे हैं। क्यों, अभी आप समझ लीजिए। कहता है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्षों में 600 रुपया होता, ठीक है। यदि मूलधन 5वें वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलता। ना इसमें आपको प्रिंसिपल दिख रहा है, ना रेट दिख रहा है, बस ब्याज ब्याज खेल रहा है। तो एक नज़र में देखने पर आप इसका आंसर आंकड़े अधूरे हैं मार सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़रा बात को समझिए। 10 साल में किसी पैसा पर 600 रुपया ब्याज मिलता, क्या ये बात सही नहीं है कि ब्याज हर वर्ष बराबर बराबर मिलता? पहला बात। दूसरा बात समझिए, ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तीनों का गुना साधारण ब्याज देता है। इसका मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम में सीधा संबंध है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना गुना रेट होगा उतना ही गुना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जितना गुना टाइम होगा उतना ही गुना आपको ब्याज मिलेगा, जितना गुना प्रिंसिपल होगा उतना ही गुना आपको ब्याज मिलेगा। ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो सवाल गया। देखिए कैसे। तो भाई 10 साल में 600 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, नॉर्मल केस में। तो अगर 10 साल में 600 मिलता है तो हर साल कितना मिलता है? कहेंगे सर 10 साल में 600 तो हर साल 60 रुपया मिलेगा। प्रत्येक साल कितना मिलेगा? 60 रुपया का ब्याज इसको मिलता होगा। कहता है कि यदि मूलधन 5वें वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता, मूलधन को 5वें वर्ष के बाद 3 गुना कर देता है। इसका मतलब ये है कि 5 साल तक हमें 60 रुपया ब्याज मिला। 5 साल तक हमें 60 रुपया ब्याज मिला, तो 60 गुने 5 साल में क्या 300 रुपया ब्याज नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला। अब 5 साल का ब्याज हमें 300 रुपया मिल गया। अब कहता है कि 5वें वर्ष के बाद, मतलब टोटल टाइम आपका 10 साल है, और पूछा भी है कि 10वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। मतलब अगला 5 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर देता है। तो मूलधन को 3 गुना कर देता है तो अब ब्याज भी तो पहले से 3 गुना मिलेगा। पहले हर साल कितना ब्याज हमको मिल रहा था? 60 रुपया। तो अब छठा साल से हमको ब्याज कितना मिलेगा? 60 का 3 गुना, मतलब 60 का 3 गुना 180 रुपया, और ये मिलेगा अगला 5 साल तक। तो 18 पचे 90, 900 रुपया मिलेगा। 300 और 900 टोटल अब 1200 रुपया ब्याज मिलेगा। अब 1200 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ में आया कितना सॉलिड कंसेप्ट है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से भी सवाल को अगर कायदे से पूछ देगा ना इस टाइप का, तो दिमाग घुमा देगा, ठीक है। तो तरीका आपको आना चाहिए, लॉजिक आपके पास होना चाहिए, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें प्रिंसिपल मानते हैं, टाइम हमारा दिया हुआ है, तो भाई थोड़ा समय लगता, ठीक है। लेकिन आप इस तरीक़ा से सोचिएगा तो समय भी बचेगा, आंसर भी जल्दी आएगा। इससे भिड़िए, साझेदारी का सवाल है, बहुत आसान है, ऑप्शन देख के डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैसे करना है आपको हम बताएंगे अभी, बस बदले में आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और कुछ सजेशन है तो कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि पी, क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, ठीक है जी। रुपया 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात करिए। कहता है कि वो पी, क्यू और आर जो है इतना पैसा लगा के एक बिजनेस शुरू किया, और उनको एक साल में 40,500 का लाभ हुआ, तो तीनों का लाभ का हिस्सा ज्ञात कर दीजिए। एकदम आसान सवाल है, ठीक है। तो आपको तरीका बताते हैं। आपको ये चीज़ मालूम होगा कि टाइम यहाँ सबका बराबर है 1 साल, तो टाइम से कोई लेना देना है नहीं। जिस अनुपात में पूंजी लगाया उसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे, तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया उसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे। मतलब 35,000, 45,000 और 55,000 का अनुपात निकाल लेंगे। तो जब 35,000, 45,000 और 55,000 का अनुपात निकालेंगे तो ये जो 3 जीरो सबके लास्ट में है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। साथ ही साथ 35, 45 और 55 5 से भागा जाएगा, तो पी, क्यू और आर का निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा?
तो 5 से भागा देंगे 35 को 7 बार में। देखिए कितना लिखना है इस बात को समझिए। 5 से भागा देंगे 45 को 9 बार में और 5 से भागा देंगे 55 को 11 बार में। मतलब पी क्यू और आर के बीच जो लाभ का बंटवारा होगा वो 7, 9 और 11 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब इसी 40,500 को 7, 9 और 11 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अभी बांटना नहीं। जरा ऑप्शन पे एक नज़र देखिए, 10,500, 10,500, 10,500, 10,500, 13,500, 13,500, 13,500, 13,500। मतलब ये P का हिस्सा है, ये Q का और ये R का, ये 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो P और Q का जो हिस्सा है वो चारों ऑप्शन में बराबर है, समझिएगा बात को। R का हिस्सा जो है यहाँ 19,500 है, यहाँ 16,500 है, यहाँ 18,500 है, यहाँ 17,500 है। तो अगर हम सिर्फ R का हिस्सा निकाल लें तो भैया हम आंसर बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा। ऑप्शन को देखना, ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं होता है, हम आपको हमेशा इस बात को कहते हैं। तो अब हमें सिर्फ R का हिस्सा निकालना है। तो 40,500 को बांटना था 7, 9 और 11 के अनुपात में। इसका मतलब 7, 9, 7 और 9 और 11, मतलब 11 और 9 20 और 7 27। 27 का जो वैल्यू है वो दिया है आपका 40,500। अगर 27 का वैल्यू 40,500 है तो एक का वैल्यू कितना होगा? 27 एकम 27 और 13 35, 27 25 135। 1,500 रुपया एक यूनिट का वैल्यू होगा। अगर 1,500 रुपया एक यूनिट का वैल्यू होगा तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1,500 गुने 11। 1,500 गुने 11, 15 गुने 11, 15 दे है 150 और 150 में 15 एक बार जोड़ दीजिए 165। 165 पे 2 जीरो मतलब 16,500 किस में है? तो ऑप्शन बी में है 16,500। यही पी क्यू और आर का सही हिस्सा होगा। इस तरीके का अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम को निकालने के लिए लगाना होगा। अब कुछ भाई बंधु करेंगे क्या कि पी का अलग निकालेंगे, आर का अलग निकालेंगे, क्यू का अलग निकालेंगे। समझ लीजिए, हो सकता है चारों ऑप्शन अलग अलग होता तब हम अलग अलग निकालते हैं। अगर P का हिस्सा सब में 10,500, 10,500, 10,500 होता तो हम P का हिस्सा पे ध्यान ही नहीं देते, हम Q और R पे ध्यान देते। अगर Q और R का अलग अलग होता तो यहाँ इत्तेफाक से Q का भी हिस्सा चारों ऑप्शन में सेम है, P का भी सेम है, इसीलिए हम सिर्फ R का हिस्सा निकालें। इस बात को समझिएगा। देखिए हर एक तरीका से दिमाग के ढक्कन को जब तक नहीं खोलिएगा तब तक मज़ा नहीं आए। देखिए कहता है, क्या कहता है सवाल, एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य को करने के लिए उनको 4,200 रुपया दिया गया। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी मिली? 4 व्यक्ति है, P, Q, R और S। चारों का इफ़िशियंसी 1 डे वर्क का रेशियो दिया गया है 2, 3, 5 और 4। ठीक है, अब कहता है कि इनको ना कोई काम करने के लिए 4,200 रुपया दिया गया, तो बता दीजिए कि किसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला और कितना मिला। तो याद रखिए जिसका क्षमता ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए P, Q, R, S का कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5:4। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 5। किसका है? R का। मतलब R को ही सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो अदर ऑप्शन है वो तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा। अब R के लिए बचा 2 ऑप्शन, R को या तो 2,000 या तो R को 1,500 मिला। ऐसे आपको करना है। अब आपको ये भी चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो उनका कार्य क्षमता का अनुपात होता है या जो जितना काम करता है उसी अनुपात में उनको पैसा मिलता है। तो P, Q, R, S कितना कितना काम किया होगा अनुपात में? 2, 3, 5 और 4। तो इनको पैसा भी 2, 3, 5 और 4 के अनुपात में ही मिलेगा। मतलब 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14। 14 का वैल्यू 4,200 है। 14 यूनिट वर्क का वैल्यू 4,200 है। 14 यूनिट वर्क का जो वैल्यू है वो 4,200 रुपया है। आप समझ रहे, 14 यूनिट का वैल्यू अगर 4,200 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 300 रुपया। 14 तिया 42। अगर 1 यूनिट का 300 है तो सबसे ज़्यादा R का है 5 यूनिट, 5 तिहाई 1,500 रुपया R का हिस्सेदारी। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल।
आप लॉजिक से समझदारी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए पेन चला जाए। दिमाग को घर पे रख के मत आइए, यहीं पे हाथ मुंह धो के बैठिए और प्रेम से सवाल को समझिए और करिए, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, उनके लिए तो भैया जितना काम उतना पैसा, जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में पैसा। तो काम का अनुपात है 2, 3, 5 और 5 10 और 4 14। इसी 14 यूनिट के लिए इनको मिला है 4200 रुपया, ठीक है जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर? 300 रुपया। और सबसे ज़्यादा काम कौन किया है? तो आर किया है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 तिहाई 1500 रुपया। इतना ही काम तो आपको करना है। तो इसके लिए लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है आप वहाँ भरभली काम करिए। देखिएगा बहुत लोगों से आपका नंबर ज़्यादा आएगा। देखिए ये आपका इस चैप्टर से भी आपको अच्छा सवाल हम प्रैक्टिस में देंगे, लेकिन अभी तक इस चैप्टर से जो है झारखंड सचिवालय में स्पेशली सवाल नहीं आया है। लेकिन झारखंड दरोगा में बहुत वेटेज है इसका बहुत वेटेज है। पूरा एडवांस मैथ का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप देख लीजिएगा पिछला बार का क्वेश्चन उठा के एडवांस मैथ से बहुत सवाल आया है और बढ़िया सवाल आया है, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल आया है उसमें, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि cot थीटा इक्वल टू a/b है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। cot थीटा का वैल्यू दे दिया है, cos थीटा माइनस साइन और cos प्लस साइन का वैल्यू पूछा है। बहुत लोग इसमें ट्रिपलेट लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगाना है। आपको cot थीटा इक्वल टू क्या मालूम है? आपको ये चीज़ मालूम है कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा होता है और इसी का वैल्यू a/b दिया है। आप cos का वैल्यू a लीजिए और साइन का वैल्यू b लीजिए, कहानी ख़त्म। तो cos के जगह पर a रखेंगे, साइन के जगह पर b रखेंगे, मतलब ऊपर होगा a माइनस b तो नीचे होगा a प्लस b, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। बढ़िया लेवल का आपको सवाल देंगे, बल्कि कई ऐसा प्रैक्टिस सेट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ अलजेब्रा, सिर्फ ट्रिगो, सिर्फ आपका एरिया वॉल्यूम, इस टाइप का भी सेट आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद। कहता है कि यदि x माइनस 1 और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के गुणनखंड है तो a और b के मान क्या है। यदि x माइनस 1 और x प्लस 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड है तो a और b का मान क्या होगा। देखिए अगर ये दोनों इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 और x3 को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो इसी के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको मालूम है। अगर x माइनस 1 और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी के बराबर वैल्यू आएगा। तो वहाँ से हम a और b का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक लाइन में करना चाहें तो भी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भैया हम कहें कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाना ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, धुरंधर लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बता देगा फटाक से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो x से इन दोनों को, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा प्लस 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 3x होगा। अब माइनस 1 से इन दोनों को, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x होगा और माइनस 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 3 होगा, बराबर किसके होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b का। समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, 3x में x जाएगा तो, और माइनस 3 बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। जितना हम आपको समझाए उतना एग्जाम में करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपको मालूम रहेगा तो आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 2x के जगह पे ax है, मतलब a का वैल्यू 2 आया,
-3 के जगह पर प्लस का b है, मतलब b का वैल्यू -3 आया। तो a का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू -3 आया। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको हो सकता है कि मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये चीज़ हम आपको करके बता दिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करने के तरीक़ों को आप लोग ज़रूर समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको अपनाइएगा, और अगर आप लोग हमसे भी अच्छा कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग और अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं तो आप आंसर और जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, कहता है कि उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। अब अगर आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो या सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो निकालने के लिए रेडियस और हाइट दोनों चाहिए होगा, तो इसका रेडियस और हाइट जो है रिलेट कर दिया है एक सर्कल के रेडियस और हाइट से, जिसका एरिया 154 मीटर स्क्वायर है और लिखा हुआ है पाई बराबर 22/7 ले। तो अगर आपका कमांड है ना सवाल पे, तो जी सर्कल का जो एरिया दिया है वो 154 मीटर स्क्वायर है और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, मतलब 22/7 गुना रेडियस बराबर 154 मीटर स्क्वायर होगा। और 22 सत्ते 154, 7 गुना 7, रेडियस 7 निकल के आ जाएगा। और जब रेडियस 7 निकल के आ जाएगा सर्कल का, तो जो सर्कल का रेडियस है वो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा और सिलेंडर का रेडियस जो है सर्कल के रेडियस का आधा, मतलब 3.5 हो जाएगा और फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। लेकिन अगर इतना आपको नहीं आता है तो दोनों को अलग अलग निकालना होगा। ठीक है, देखिए सर्कल का एरिया है 154 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। हम आपको क्या बोले कि 22 सत्ते 154, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, और ये 7 गुना 7 उधर जाके ये 7 गुना 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू 7 निकल के आएगा। जो आर है, जो इसका रेडियस है, वो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा और इसका रेडियस का आधा सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो इसको भी ऐसे लिखिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर। आर मतलब क्या, 3.5, क्योंकि सर्कल का रेडियस 7 है तो सिलेंडर का इसका आधा दिया गया है, इंटू आर प्लस एच। तो भैया सिलेंडर का रेडियस कितना, 3.5 और सिलेंडर का हाइट 7, तो 7 और 3.7 10.5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10.5। इतना कैलकुलेशन आपको करना है। अब फिर से देखिए 3.5 को 2 से, इसको अगर 35 मान ले तो 35 दूना 70 होगा, 70 मतलब 7 और इस 7 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 22 गुना 10.5, इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, तो 22 को 10 बार गुना करिए, 220 हुआ और फिर आधा है ना, फिर 22 को आधा से मल्टीप्लाई करिए तो 11, 22 का आधा 11, तो 220 और 11 231 मीटर स्क्वायर जो है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा। ये कैलकुलेशन पे आपको भरवली करना है भाई। ठीक है, ये जो हम आपको करके बताएं, समझाने के लिए बताएं, नहीं तो इसी सवाल में आप एक बार सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला को लगा देंगे, फिर आप सिलेंडर का टोटल सरफेस वाला लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ना कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। और हमारा मकसद ही है, ये जो हमारा सिलेक्शन वाली सीरीज है, इसका मकसद ही है कि भाई कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। देखिए करते सब है, बस आपको थोड़ा सा अलग सोच लेना है, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा अलग सोच लेना है और ये काम आप जब रेगुलर करते रहेंगे ना मेरे साथ, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 231 मीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है। जैसे कि ये सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, सरल करें 106 गुना 106 प्लस 94 गुना 94। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये बताना ही मेरा मोटिव है। देखिए छोटा सवाल भी एग्जाम में तो आता है ना भाई, जिसको सब बनाता है। तो अगर आप 106 और 106 को पहले गुना कर लेंगे, फिर 94 और 94 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तब आप जाके आंसर देंगे। या अगर आपको 106 का स्क्वायर मालूम है और 94 का स्क्वायर मालूम है, दोनों को जोड़ के आंसर देंगे। या अगर नहीं मालूम है तो आपको स्क्वायर निकालना जल्दी से आता है और आपको जोड़ना भी जल्दी से आता है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा समय तो इसमें लेंगे, समय बचाना है, ठीक है। इस सिलेक्शन वाली सीरीज़ का मकसद ही है ये। देखिए तो 106 गुना 106 क्या होगा, 106 का स्क्वायर देखिए सीख लीजिए कैसे, स्क्वायर अगर याद है नहीं है तो निकालते हैं, प्लस 94 गुना 94, 94 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। देखिए जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो ना तो पहले यूनिट डिजिट को अलग कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में 3, फिर 6, 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, तो 10 6 के 60 और 60 दूना 120, हाथ में था 3 का 3 123 हो गया, हाथ में रहा 12। अब जो 10 बचा ना यूनिट डिजिट के बाद का जो ग्रुप बचा 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 और हाथ में था 12, ये आ गया 112, ठीक है। प्लस इसी तरीक़ा से यूनिट डिजिट को अलग कर दीजिए। 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे, हाथ में 1 है। फिर जो ग्रुप बचा 9, 4 और 2, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 चौके 36, 36 दूना 72 और हाथ में 1 था 73 का 3, हाथ में बचा 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 88, ये आपका स्क्वायर निकल के तैयार है। अब जोड़ना कैसे है देख लीजिए, ये 8836 है और ये 11236 है। 36 36 जोड़िए, ये आपका 72 हो गया, और 112 और 88 को जोड़िए तो ये 200 हो गया। तो जी ये आपका 200 और 72 किस में है, 20,072 आपका क्या हो गया, इनका सम हो गया। तो इस तरीके से आप कर पाइएगा, आप कोशिश करिए, ज़रूर होगा। सबसे होगा तो आप, सबसे हो रहा है तो आपसे भी होगा। अगर मेरे जैसा गधा से हो जाता है तो आपसे भी होगा। बिल्कुल बस मेहनत करिए गधे के जैसा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए इस सवाल से बढ़िए, कहता है कि यदि 10.98 इंटू 10.98 प्लस 10.98 इंटू के प्लस 0.02 इंटू 0.02 एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका 2 बराबर खंड कर सकते हैं, जिसका 2 बराबर गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि 4, 2 गुने 2 16, 4 गुने 4, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 10.98 इंटू 10.98 है प्लस 10.98 k है प्लस 0.02 इंटू 0.02 है। तो k का मान क्या होगा, धुरंधर लोग बोलेगा सर 0.04 होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, समझ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या, ये a इंटू ए नहीं है, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब ये कुछ और नहीं 10.98 का स्क्वायर है प्लस ये क्या है 0.02 इंटू 0.02 क्या होगा, ये 0.02 का स्क्वायर है। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, बराबर क्या होता है 2ab, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझ लीजिए चीज़ को, ठीक है, समझ लीजिए। फिर इसको एक्सपेंड करते हैं तब जाके आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बात समझ गए आप, बात समझ गए। तो उसके बाद क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 2ab होता है, ठीक है, 2ab होता है। तो पहले तो 2 होगा इंटू a क्या है 10.98 है, और इंटू क्या है, इंटू क्या होगा b मतलब 0.02 होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि सिर्फ दिया हुआ है 10.98 के, मतलब इसके जगह पे सवाल में सिर्फ दिया हुआ है
10.98 गुना के। तो भैया 10.98 तो अपने जगह पर है, इसका मतलब ये जो के का वैल्यू है कुछ और नहीं 2 × 0.2 है। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0.02 जो कि क्या हो जाएगा 2 दूना 4 0.04 और ये हमारा आंसर होगा। इसीलिए बोले कि धुरंधर लोग देखेगा और इसको आसानी से फोड़ देगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको इतना काम करना होगा, सीख लीजिए, प्रैक्टिस में सीख लीजिए और इससे रिलेटेड और सवाल लगाइए ताकि आपका भी प्रैक्टिस बन जाए। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, हर सवाल से सीखिए। सवाल आसान और भारी कुछ नहीं होता है, जिसका कंसेप्ट रहता है वो हर एक सवाल को तोड़ने में सक्षम होता है। ठीक है, कहता है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक, वह संख्या क्या है? तो आप एक बात ये बता दीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। मतलब इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका 8 गुना करके 4 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। रहा बात पक्का? इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 8 से गुना करके 4 जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। तो 8 गुने 8 64, 4 जोड़ेंगे 100 नहीं जाएगा। 15 8 120 ये तो होगा नहीं। 10 8 80 और 4 84 100 तक नहीं गए। 12 8 96 और 400, तो वो संख्या क्या है 12 है। ये सब सवाल बिल्कुल सिंपल होता है, अगर एग्जाम में आता है तो पेन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहता है कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम क्या होगा? तो ऐसे नंबर का भी आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम में जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी हम लोग लेते हैं। यहाँ तो 2 3 5 7 2 3 5 7 सब में है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसी को बाहर निकालेंगे। तो देखिए जब हम 2 का बात करते हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो भैया 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4 हो जाएगा गुना। अब 3 का बात करते हैं तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है देखिए, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा गुना 5 को देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 5 है, 2 है तो 5 का स्क्वायर 25 है गुना 7 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, मतलब 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, देखना सीखिए। 25 चौके 100 और 9 सते 63, 100 गुने 63, 6300 आपका इसका एलसीएम हो गया। 6300 इसका एलसीएम हो गया। तो ये सब चीज़ देखना सीखिए और करके सीखिए, खुद से करके सीखिएगा, वो आपका रहेगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आपके साथ रहेगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, इस टॉपिक से अगला सेट में और अगला सेट में अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, आज हम सम षटभुज को इंट्रोड्यूस किए हैं, अगला वाला लेक्चर में अच्छा सवाल इन सब से भी आएगा। प्रिज्म से, पिरामिड से, रेगुलर हेक्सागन, टेट्राहेड्रॉन, सम 6 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, सबसे सवाल डालेंगे, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। रेगुलर एकदम आसान सवाल है। कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन जिसका 6 बराबर साइड हो, ऐसा फिगर जिसका 6 साइड से बराबर हो, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जो होता है तीनों साइड से बराबर होता है, उसी तरीक़ा से रेगुलर हेक्सागन 6 साइड से बराबर एक बंद फिगर है, क्लोज्ड आकृति है। ठीक है, तो सम षटभुज जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सम षटभुज के अंदर ना 6 समबाहु त्रिभुज होता है, 6 बराबर समबाहु त्रिभुज होता है। तो अगर सम षटभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समषटभुज का रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², और a क्या होता है, भुजा होता है, और वही भुजा समषटभुज का भी होता है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला जान लीजिए, √3/4 × a² और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है। ठीक है, तो जी इसका ईच साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए तो √3/4 × 6² 36 × 6, 4 से काट देंगे 9 बार में, और 9 × 6 = 54 √3 आपका ऑप्शन सी में है। 54 √3 जो है आपका समषटभुज का एरिया होगा, रेगुलर हेक्सागन का एरिया होगा। देखिए अगर इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है, एसएससी का तो ये फेवरेट सवाल है, अगर आता है, दरोगा में इंट्रोड्यूस किया है, हो सकता है आगे आने वाला समय में करे, सीख लीजिए। अगर x और 1/x के फॉर्म से सवाल आता है तो इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है। जिनको जानकारी है वो देखेगा कि x - 1/x = 3 दिया हुआ है और x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू पूछा है, तो वो करेगा क्या, वो सीधा कर देगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ देगा 11, फिर 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 घटा देगा 119, उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व होता है ये सारा का सारा सवाल। लेकिन ऐसा इस तरीक़ा से सोल्व करने के लिए आपको जानना होगा। अब आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप इस तरीक़ा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके पीछे का कहानी आपको जानना होगा। देखिए x - 1/x का वैल्यू 3 दिया है और x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से हम x का सिर्फ x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो x - 1/x से x + 1/x हमको माइनस से प्लस में जाना है। तो देखिए आप ना इसका दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जब x - 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए, x² + 1/x का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब x × 1/x = 3 का स्क्वायर 9। देखिए ये चीज़ ना हमेशा कैंसिल हो जाता है और ये -2 जाके उधर जुड़ जाता है और x² + 1/x² = 11 हो जाता है। ठीक है, अब x² + 1/x² से हमें जाना है पावर 4 में, तो पावर 4 में जाना है तो अगेन स्क्वायर करना होगा फिर से। अब देखिए x² का स्क्वायर मतलब x का पावर 4 + 1/x का पावर भी 4 + 2ab होता है, तो 2x का स्क्वायर × 1/x का स्क्वायर = 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये x² और ये x² कैंसिल हो जाता है और ये +2 121 में घटेगा तो कितना, 119 नहीं बचेगा, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 119। तो जिनको इसके पीछे का स्टोरी मालूम है ये सब चीज़, तो वो इस पार्ट को देखेगा ही नहीं, वो सीधा इधर देखते जाएगा कि कब 2 माइनस होगा और कब 2 प्लस होगा, बस। ठीक है, देखिए एकदम एक लाइन का सवाल है लेकिन कंसेप्ट है। कहता है कि 2 समपूर्णांकों का, क्या है, 2 समपूर्णांकों का, अच्छा एक चीज़ यहाँ छूट गया, क्रमागत, तो 2 लगातार, यहाँ पे लिख लीजिएगा लगातार, 2 लगातार सम पूर्णांकों का, इवन इंटीजर्स का HCF हमेशा होगा। 2 इवन इंटीजर्स मतलब क्या, लगातार 2 सम संख्या, जैसे कि 2 4 8 10 94 96 102 104, ऐसे करके 2 लगातार इंटीजर्स का HCF महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो भाई हमेशा 2 होगा, हमेशा क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 और 4 का HCF कितना, 2, 8 और 10 का HCF कितना, 2, 102 और 104 का HCF कितना, 2, 194 और 196 का HCF कितना, 2, 94 और 96 का HCF कितना, 2। अगर कैलकुलेट में आपको यही चीज़ घुमा के ऐसे पूछ दे कि ये 00002 और ये 0004, इनका HCF क्या होगा, तब भी आपको आंसर क्या देना है, 2 देना है। 2
दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होगा। ये बात आपको याद रखना है। देखिए एकदम अच्छा सवाल है आज के लेक्चर में, ठीक है। सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस सीरीज इसीलिए हम लोग नाम दिए हैं क्योंकि एक एक सवाल को एकदम चुन के लाएं। हर एक तरीका का सवाल आपके सेट में होना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप का सवाल आपको नहीं आता है, ताकि आप उसको पढ़ सकें। कहता है कि एक गोलार्ध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन जो है वो 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए गोलार्ध है, गोला का आधा है, हेमीस्फीयर है, तो भाई इसमें दो चीज़ दिया, एक तो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम दे दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें रेडियस निकालना है ना, तो हम इसका वॉल्यूम से निकाल लेंगे आसानी से, इसका आयतन से हम आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो जी गोलार्ध का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई को ले लेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आर का वैल्यू चाहिए, मतलब इधर कहीं ना कहीं इन सब को सोल्व करने के बाद किसी ना किसी नंबर का क्यूब आएगा, क्यूब आना तय है। अब देखिए कटम कुटाई कर लीजिए, अगर आप समझ सकते हैं तो इसको सीधा 22 से काट सकते हैं, नहीं तो इसको 11 से भी काट सकते हैं, नहीं तो 2 से काट के हल्का कर लीजिए। तो भैया 2 इकाई 2, और देखिए 2 निम्मा 18, 2 सत्ते 14, 0 और 2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको 22 से काट सकते हैं, नहीं तो ये 11 से भी जाएगा। देखिए 7 और 2 9, 9 और 0 9, 9 में 9 गया 0, ये 11 से भी जाएगा और 22 से भी जाएगा, जिससे मर्जी काट लीजिए। चलिए आपके लिए 2 से ही हल्का कर देते हैं। तो 2 से 11, 2 से काटने में बहुत मज़ा आता है नहीं, क्योंकि 2 का टेबल सबको याद होता है, ठीक है। तो 2 से 11 बार में, और 2 से काटेंगे 8 बार में, नहीं 2 से 4 बार में, 2 चौके 8, और यहाँ हो जाएगा 17, तो 2 8 16, 2 5 10 और 2 1 2, ठीक है। अब इसको 11 से काटना ही होगा, तो देखो 11 चौके 44, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना बचा 4 45 ना, तो 11 चौके 44 और 11 एकम 11, यही ना हुआ भाई 441। अब इधर क्या बना देखो, तो इधर 3 गुना 7 बचा हुआ जो कि उधर जाएगा, तो आर क्यू बराबर हो गया 441 गुना 7 तिहाई 21। मैंने आपको क्या बोला कि किसी न किसी नंबर का क्यूब बनेगा। देखिए 2 में काट दिए मजाक से, 2 से काटना कभी मत शुरू करिएगा, जब कुछ समझ में ना आए तब 2 से काटना शुरू करिएगा, अगर कटेगा तो, ठीक है। नहीं तो इसको आप 11 से काट सकते थे डायरेक्टली, इसको आप 22 से काट सकते हैं। हमेशा बड़ा नंबर से भाग दीजिएगा ताकि जल्दी होवे, ठीक है। तो जी आर क्यू है 441 गुना 21, तो 441 को हम क्या 21 गुना 21 नहीं लिख सकते हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 21 ही तो होगा, क्योंकि हम 441 को हम क्या लिखेंगे 21 गुना 21, और 21 मेरे पास है, तो आर क्यू आर बराबर क्या 21 होगा, मतलब जो इसका रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे करिएगा, लेकिन 2 से कभी भी भागा मत दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 है तो बस मजाक में काट दिए, लेकिन 2 से काटना गलत बात है। देखिए बड़ा बेसिक सवाल है, कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो लंबाई और आयत के विकर्ण के बीच का अनुपात क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो रेशियो है वो 4:3 है, तो आयत का लंबाई और आयत का विकर्ण के बीच क्या अनुपात होगा। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, अगर लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो इसका विकर्ण 5 होगा, इसका विकर्ण 5 होगा, और लंबाई और विकर्ण के बीच अनुपात 4:5 होगा।
ऐसे आंसर किया जाता है ऐसे सवालों का। तो आप कब करेंगे? जब इसके पीछे का बेसिक मालूम होगा। समझिए, आपको मालूम है कि जहाँ आयत का लंबाई और चौड़ाई मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब आयत में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए फिगर से, डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आयत का लंबाई 4 है और चौड़ाई हमारा 3 है। अब इसका विकर्ण पूछा है तो विकर्ण ऐसे मिला दिए। यहाँ पे क्या बना? 90 डिग्री का कोण बना। ये विकर्ण है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो एक विकर्ण को मिलाएंगे तो आपको 2 समकोण दिखेगा। अब समकोण त्रिभुज में आपसे डायगोनल पूछा है, आपसे हाइपोटेनस पूछा है। अगर हाइपोटेनस पूछा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 बराबर पर ये क्या हो जाएगा? 25 रूट 25, मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या आपको बेसिक ट्रिपलेट याद है कि 3, 4, 5 जो है सबसे बेसिक ट्रिपलेट है इंटीजर में, तो इससे भी काम बन जाएगा। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब सवालों को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक रहेगा तब ना भाई। मान लीजिए कि एग्जाम में आसान सवाल नहीं पूछ दिया और पूरा बेसिक सवाल पूछ दिया, तो वहाँ भी दिक्कत है। अगर मुश्किल सवाल पूछ दिया तो वहाँ भी दिक्कत है। ठीक है, देखिए कहता है कि शिविर में 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों की भोजन की व्यवस्था थी। ठीक है, यदि 50 सैनिक शिविर में भाग नहीं लिया तो भोजन अब कितने अधिक दिनों तक चलेगा? बहुत ही कॉमन सवाल है, ये आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिल जाता है। देखिए, अब 250 सैनिक है और उनके खाने के लिए 30 दिन का भोजन है, तो आप ऐसा मान लो ना भाई, मानना है, बस मानना है कि एक सैनिक एक दिन में 1 रोटी खाएंगे। हमारे सैनिक जो है एक सैनिक 1 रोटी खाएगा, तो 250 सैनिक कितना रोटी खाएगा डेली? 250, मतलब हर दिन हमें 250 रोटी की आवश्यकता होगी। तो इस तरीका से 30 दिनों में हमें कितना रोटी चाहिए? तो कहेंगे सर 250 गुना 30 रोटी चाहिए। ठीक है, इतना रोटी हमें चाहिए। अब क्या है कि 50 सैनिक शिविर में भाग नहीं लिया भाई, तो हमारा 50 रोटी डेली का बचेगा, और जो 50 रोटी डेली का बचेगा उस हिसाब से जो खाना 30 दिन चलता, अब 30 से ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 50 आदमी नहीं है, अब मान लीजिए कि आपके घर में 200 बाराती आने वाला है, अब 200 बाराती का खाना बना के रखे। अब मालूम चला कि 100 बाराती है, तो भाई खाना आपका बच जाएगा ना, खाना बच जाएगा। तो यहाँ जो 250 सैनिक के लिए 30 दिन का खाना का व्यवस्था था, अब 50 सैनिक नहीं आए तो भैया खाना 30 से ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो हम मान लिए ना कि एक सैनिक 1 रोटी खाते हैं हर दिन, तो 250 सैनिक हर दिन 250 रोटी खाएंगे, और 30 दिन तक 250 गुना 30 रोटी हमें चाहिए। अब सैनिक तो भैया 50 सैनिक नहीं आए, तो 50 नहीं आए तो अब तो 200 सैनिक है, और 200 सैनिक हर दिन 200 रोटी खाएंगे, तो टोटल 250 गुना 30 रोटी है ये 30 दिन का, और एक दिन में हमारा 200 सैनिक के लिए 200 रोटी का खपत है। देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 75/2, मतलब अब खाना 37.5 दिन तक चलेगा। जो खाना 30 दिन तक चलता, अब खाना 37.5 दिन तक चलेगा। अब जब 37.5 दिन तक चलेगा तो पूछा है कि कितना अधिक दिन तक चलेगा। तो पहले चलता 30 दिन, अगर 250 सैनिक होता तो अब चलेगा 37.5 दिन, क्योंकि 2 सैनिक ये आपका 50 सैनिक नहीं है, 50 सैनिक नहीं है, तो 50 सैनिक नहीं है, तो अब जो है 7.5 दिन ज़्यादा चलेगा। पहले चलता है 30, अब चलता है 37.5, तो 7.5 दिन 7.5 डेज खाना ज़्यादा दिन चल। देखिए कहता है कि x² / y² + y² / x² - 2 का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल स्क्वायर रूट, मतलब इस पूरे नंबर पे रूट लगाना होगा, इस पूरे इक्वेशन पे रूट लगाना होगा, और रूट के बाहर जो वैल्यू निकलेगा वही उसका आंसर होगा। तो रूट लगाना है, लगाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए x² / y² + y² / x² - 2, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम y² × x² होगा। देखिए समझ लीजिए, जब इस पूरे नंबर का हम एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, ये नहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको इसमें भाग देंगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस इसी तरीक़ा से वाई का पावर 4 और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा, इसको सोल्व, इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ऊपर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर x का पावर 4, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो है। और अपोन में इसको भी साथ में लिख देते हैं, एक्स बाय वाई का, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर ही तो है। और इसी का तो वर्गमूल निकालना है तो रूट लगा दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट ना कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन एक्स बाय वाई बचा। तो इस फॉर्म में तो आंसर है ही नहीं, इसका मतलब कि आपको एलसीएम को अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू वाई से भागा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बाय वाई बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर को एक्स और वाई से भागा देंगे तो बचेगा एक्स अपोन वाई, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये जो अलजेब्रा का सवाल है, ये अलजेब्रा का सवाल है ही नहीं, ये ऐसा सवाल आपको घातांक और करने में भी देखने को मिलेगा। और अगर कोई बुक में वर्ग और वर्गमूल अलग से कोई चैप्टर दिया है तो वहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो अलजेब्रा में तो इसके दर्शन जरूर होंगे। ठीक है, देखिए ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है, सरल कीजिए। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन में टाइम लेगा ये, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आप इसको तोड़ के इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ये सवाल देने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि कौन कौन व्यक्ति वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। और ऐसा बात नहीं कि ये सवाल एग्जाम से इतर है, नहीं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस तरीका का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना सिखाएगा कि जल्दी से जल्दी कैसे तोड़ेंगे। 121/3 सही 2/3 प्लस 92 सही 7 सही 1/3 बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए सारे के सारे फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब इनको कैलकुलेट करने में एफर्ट लगेगा। तो आप लगाइए एफर्ट और इसका आंसर ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके लिए और धांसू प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जिस सेट में सारे के सारे सवाल मुश्किल रहेंगे, एक भी सवाल आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस तरीका का सेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, प्यार मोहब्बत का बारिश करिए, लाइक शेयर करते रहिए, और पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। खाना खाना भूल जाना, लेकिन पढ़ाई डेली करना। जैसे डॉक्टर जब आपको दवाई लिखता है कि एक टैबलेट सुबह खाना, एक टैबलेट दोपहर खाना, एक टैबलेट शाम खाना, तो कैसे खाते हो टाइम पे, क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपको डर लगा हुआ कि नहीं भैया नहीं खाएंगे तो बीमारी मेरा ठीक नहीं होगा। तो इसी तरीक़ा से पढ़ाई है, बेरोज़गारी एक बीमारी है। अगर दूर करना है पढ़ाई से तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना होगा हर दिन, तभी ये बेरोज़गारी नाम का बीमारी जाएगा, नहीं तो ये लगा रह जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। उत्साह उमंग लास्ट तक कहाँ रह जाता है, हाथ से लिखते लिखते तो दर्द हो जाता है बदन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।